हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका महबूबा बॉय और आज मैं लाया हूं द एक्स्ट्रा एकेडमी सर्वाइवल गाइड मनहुआ का एपिसोड 2 हिंदी एक्सप्लेन। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर देखो क्योंकि कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। एक धनुष के साथ वो इन सारी स्किल्स को मिलाकर जानवरों का शिकार करता है ताकि खाने के लिए कुछ मिल सके। जैसे जैसे उसकी जरूरी जिंदगी की स्किल्स बेहतर होती जा रही हैं, वो अब अच्छे तीर बनाना भी सीख चुका है। जल्दी वो अपने तीरों में स्पिरिट या मैजिक फॉर्मूला भी जोड़ सकेगा। लेकिन फिलहाल वो सिर्फ खरगोशों का शिकार करता है और लगातार अभ्यास करता है क्योंकि स्पिरिट फॉर्मूला फिलहाल उसकी पहुंच से बाहर है। इसी शिकार के दौरान एड रुकता है जब वो एक पेड़ के नीचे बैठी एक सुंदर लड़की को देखता है। हवा में उड़ते बालों वाली यह लड़की है, दो चोटियों में बंधे बाल, किताबों का ढेर उसके सामने और हाथ में एक किताब। यह सुंदर लड़की है जैनिका। जैनिका भी दूसरे साल में है, ठीक एड की तरह। लेकिन फर्क बस इतना है कि वो अपनी क्लास की टॉपर है और एक जीनियस स्पिरिट सॉर्सरर। जैनिका एड को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि क्या वो वही मजेदार लड़का है जिसके बारे में मेरोल्डा ने बताया था। मेरोल्डा उस जंगल की आत्मा का नाम है। हैरानी की बात यह है कि जैनिका को पहले से ही एड के बारे में सब कुछ पता है और वो बड़ी खुशी से खुद को उससे मिलवाती है। एड को बहुत झटका लगता है जब जैनिका तुरंत उसके पास आ जाती है और हंसते हुए पूछती है, क्या तुम हैरान हो कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जैसे कोई डरावनी स्टॉकर हो। फिर वो बताती है कि ये जंगल मेरोल्डा नाम की एक हाई रैंकिंग स्पिरिट का इलाका है और मेरोल्डा एक बहुत बड़ी गॉसिप क्वीन है। उसने जैनिका को एड के बारे में सब कुछ बता दिया है। एड दंग रह जाता है कि जंगल की मालकिन के पास इतना फुर्सत है कि वो किसी अजनबी को उसके बारे में सब बताती है। जैनिका हंसती है और कहती है कि हाँ, मेरल्डा ऐसी ही थोड़ी सी नौजी है। उसे हर चीज में दिलचस्पी है और इसलिए उसे पता है कि कोई अनवांटेड विजिटर जंगल में आया है। एड को थोड़ा दुख होता है कि उसे अनवांटेड कहा गया। आखिर ये अब उसका नया घर है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने बहुत सारे जानवर मारे और कई पेड़ भी काटे हैं। इस बात को सोचकर ही उसे थोड़ा डिप्रेशन सा महसूस होता है। जेनिका को भी समझ आ जाता है कि उसने कुछ अजीब कह दिया और तुरंत बात बदलती है। वो कहती है, छोटी छोटी बातों की इतनी चिंता मत करो। जंगल में जीवों का एक दूसरे को खाना तो नेचुरल ऑर्डर है। एड को ये बात छू जाती है। उसे अच्छा लगता है कि जंगल की मास्टर जो एक भयंकर आत्मा है, उसके अंदर भी एक नरम दिल है। वहीं जैनिका जब एड को देखती है तो उसे लगने लगता है कि एड अब पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहा है। जंगल की जिंदगी भले उसकी सफाई पर असर डाली हो, लेकिन उसके ब्यूटी स्टैट्स जरूर अपग्रेड हो गए हैं। जैनिका हंसती है और कहती है कि मेरोल्डा का सॉफ्ट हार्ट होना वाकई उम्मीद से हटकर है। फिर वो खुशी खुशी एड को एक प्यारा सा क्रिएचर दिखाना चाहती है, एक स्पिरिट जिससे उसने कल ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसके हाथ में एक चमकती हुई रोशनी जैसी चीज प्रकट होती है। वो एड से पूछती है, क्या तुम इसे छूना चाहोगे। एड हैरान होकर उस स्पार्कल को देखता है और सोचता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या कोई स्पिरिट। अगर उसे जैनिका से दोस्ती करनी है तो अब सही टाइम पर रिएक्ट करना होगा। लेकिन वो सिर झुकाकर कहता है, मुझे समझ नहीं आया, मैं आत्माओं को देख ही नहीं सकता। यह सुनते ही जैनिका को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो हैरान और दुखी होकर उसकी ओर देखती है। एड कहता है, मैं तो बस खाने के लिए निकला था, अब मैं जा रहा हूं। असल में उसे ओरिजिनल स्टोरी लाइन को फॉलो करना है ताकि उसे इंफॉर्मेशनल एडवांटेज मिल सके। और जैनिका फ्यूचर में बहुत डरावनी घटनाओं से जुड़ी है, इसलिए उससे नजदीकियां बनाना ठीक नहीं होगा। वो उसे पीछे छोड़कर चला जाता है और जैनिका उसे उदास होकर देखती है। जैनिका खुद से कहती है कि मेरोल्डा सही थी, एड वाकई एक दिलचस्प लड़का है। वो अब मेरोल्डा के रूप में प्रकट हुए एक सफेद बड़े भेड़िए जैसे क्रिएचर की ठुड्डी को सहलाते हुए सोचती है, वो मुझे वाकई नहीं देख सकता। उसने इतनी कोशिश की उससे अच्छे से बात करने की, लेकिन एड बस हाँ कहकर चला गया। वो इतनी शर्मिंदा होती है कि अपना चेहरा मेराल्डा के फर में छुपा लेती है और झुंझलाहट में चीख देती है। लेकिन वो अपने दिल को संभालती है। आखिर ये उनकी आखिरी मुलाकात थोड़ी है। वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में हैं। अब वो धीरे धीरे उसके बारे में और जान सकेगी। एड का घर और स्कूल के बीच की दूरी कम नहीं है।
ये तो जैसे खजाने का नक्शा हो, अ पॉइंट से बी पॉइंट तक। वो फुल स्पीड में दौड़कर ही वक्त पर स्कूल पहुंचता है, लेकिन स्कूल जाना उसकी स्टैट्स बढ़ा देता है, इसलिए यह मेहनत जरूरी है। छात्रवृत्ति जीतने के लिए उसे पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो पत्थर की स्लैब पर जली हुई लकड़ी से लिखता है और लाइब्रेरी से किताबें उधार लेता है। सच में, ये लड़का पढ़ाई के लिए स्टोन एज तक लौट चुका है। वापसी में वो अपना पसीना झरने में धोता है। कोई सोच सकता है कि उसके दिन का काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं, असली मेहनत अब शुरू होती है। गरीब स्टूडेंट की जिंदगी आसान नहीं होती। उसे यह देखना होता है कि अगली सुबह के खाने के लिए लकड़ी है या नहीं, पानी है या नहीं, झटपट कुछ झरकी भी बचा है या नहीं। इन सब कामों के चलते उसे सिर्फ 4 घंटे की नींद मिलती है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा परेशानी इन कामों से नहीं होती, उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है जैनिका, जो अब हर वक्त उसके पीछे पीछे घूम रही है, जैसे वो उसका सर्कस का बंदर हो। एड गुस्से में उसे डांट देता है और कहता है कि वो तो पहले ही पकड़ा गया। जैनिका हैरान रह जाती है कि उसे पता कैसे चल गया, जबकि वो तो छुपने में वैसे भी बहुत खराब है। एड चिल्लाता है, अगर मुझे पता ना चलता तो ही अजीब होता। वो पूछता है, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं? मैं हूं एड रॉथ, सबसे खराब गुंडा। फिर तुम मुझसे क्यों चिपकी हो? लेकिन जैनिका हंसकर जवाब देती है, गुंडा होना तो बस लोगों की राय है। मैं खुद जानना चाहती हूं कि तुम वाकई कैसे इंसान हो। और फिर वो सूरज जैसी चमक के साथ मुस्कुराती है, इतनी तेज कि एड की आंखें चौंधिया जाएं। जेनिका की मासूम और खूबसूरत मुस्कान एड को चौंका देती है। बाहर से भोली दिखने वाली ये लड़की अंदर से बहुत समझदार है और खुद ही अपने विचार बनाना पसंद करती है। लेकिन एड जानता है कि उसके साथ जो अंधेरा भविष्य जुड़ा है वो नहीं बदल सकता। उसे पता है कि ये प्यारी सी जेनिका फेलोवर आगे चलकर एक्ट 1 की फाइनल बॉस बनने वाली है। वही लड़की जो आज एक गुंडे जैसे एड रॉथ टेलर से भी मुस्कुराकर बात कर रही है। एड खुद को याद दिलाता है कि वो इस कहानी में एक विलन है और प्लॉट से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है, अगर किस्मत ने हमें मिलाया है तो क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? जैनिक का खुशी से मुस्कुराते हुए पूछती है कि उसे क्या करना है। एड जवाब देता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, वो अपने परिवार से निकाल दिया गया है और बहुत मुसीबत में है। क्या वो उसे कुछ पैसे दे सकती है? एड थोड़ी देर के लिए खुद को वो भिखारी मान लेता है जो वो बनने से डरता था। जेनिक्का को इतना बड़ा झटका लगता है कि उसकी मुस्कान वहीं जम जाती है। एड जल्दी से कहता है कि जैसे ही हालात ठीक होंगे वो पैसे लौटा देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि एड जानता है जेनिक्का को टॉप स्टूडेंट स्कॉलरशिप इसीलिए मिलती है क्योंकि उसकी खुद की आर्थिक हालत भी बहुत खराब है। वो एक गरीब रैंच की बेटी है और पैसों की तंगी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो चुपचाप खड़ी रहती है, फिर दुखी मन से माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर सकती। एड को उम्मीद है कि इसके बाद वो अब उसकी जिंदगी से चली जाएगी। 3 दिन बाद आखिरकार एड को शांति मिलती है। एड को अच्छा नहीं लगता कि उसने जानबूझकर जेनिक्का से ऐसा कुछ मांगा जो वो दे ही नहीं सकती थी। लेकिन वो अब किसी भी मेन कैरेक्टर से नहीं जुड़ना चाहता। वो बस जंगल में शांति से जीना चाहता है ताकि प्लॉट अपने रास्ते से न भटके। लेकिन जैसे ही वो अपनी झोपड़ी में पहुंचता है, वो हैरान रह जाता है। उसकी झोपड़ी में कोई पहले से ही आराम से सो रही होती है और वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि लूसी मेरिल होती है, सिल्वेनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतिभाशाली छात्रा। वही लड़की जिसे गेम की फेल्ड स्वॉर्ड्समैन कहा जाता है। वो जम्हाई लेते हुए उठती है जैसे ये उसका खुद का घर हो। एड पूछने ही वाला था कि वो इतनी तेज आवाज में क्या कर रहा था। तभी लूसी कहती है, मैं तुमसे नहीं, पीछे वाले वुल्फ से परेशान हूं जो तुम्हारे बराबर बराबर बात कर रहा है। एड घूमता है और देखता है पीछे है मेराल्डा, जंगल की मास्टर, एक विशाल रोशनी जैसी आत्मा जो एक वुल्फ के रूप में सामने खड़ी होती है। मेराल्डा एड से कहती है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो जेनिका को जरूर बचाना। वह एड की जमीन की मालकिन भी है, इसलिए बात और भी सीरियस हो जाती है। कुछ दिन बाद सिल्वेनिया एकेडमी में जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एक विशाल ऑडिटोरियम में मुकाबले हो रहे हैं। ये दोस्ताना एक दूसरे की ताकत को मापने का तरीका है। छात्रों को नकली हथियार दिए जाते हैं ताकि कोई गंभीर चोट न लगे। एड को पहले से अंदाजा है कि इन फाइट्स में क्या होगा। खास तौर पर कुछ खास छात्रों की फाइट्स
चमकती हुई राजकुमारी फियोनिया, घमंडी लाल बालों वाली लॉर्टेल, बीट हंटेस से टॉप क्लास में पहुंची जी, गरीब लेकिन मासूम स्पिरिट जादूगरनी जेनिका, सुस्त लेकिन रहस्यमयी लूसी और डार्क बालों वाला खतरनाक क्लियस। विदाउट एंड नाम की किताब में एड सभी कैरेक्टर्स को पहचानता है। आखिरकार हर नाम वाला किरदार गेम में एक अहम भूमिका निभाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी कैरेक्टर है फेलिंग स्वॉर्ड्समैन टेलर, वो हीरो जो लाल कपड़ों में होता है, उसके काले चमकदार बाल होते हैं, आंखों में जुनून जलता है और हाथ में एक चमकती हुई तलवार होती है जिसे वो अपने दुश्मनों पर चलाता है। एड रिंग को बड़ी उम्मीद से देखता है, जैसे कोई फैन बॉय अपने फेवरेट पॉप स्टार का कॉन्सर्ट देख रहा हो। वो एक्साइटेड होकर सोचता है, क्या अगली फाइट टेलर की है? जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग की सारी ड्यूल्स के विनर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स थे, जैसे कि टेलर खुद, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी एलिट टीम बनाएंगे। केवल एक अपवाद थी, जेनिका, जो सेकेंड ईयर की है। और जैसे ही एड टेलर के बारे में सोच रहा होता है, जेनिका एकदम से उसके पास आ जाती है, एक चमकदार मुस्कान के साथ। एड को बेहद निराशा होती है कि जेनिका अब तक दोस्ती करने की कोशिश छोड़ नहीं रही, खासकर तब जब एड उससे पैसे मांग चुका है। लूसी की तरह नहीं, जो एक सुस्त बिल्ली जैसी है, जेनिका हर बार उसे देखकर एक उत्साहित कुत्ते जैसी बिहेव करती है। जेनिका उत्साह में बताती है कि मैच की लिस्ट आ गई है, लेकिन एड उसकी बातों में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता। वो अपने हाथ मोड़ लेता है और रिंग की तरफ देखता रहता है। जेनिका हार नहीं मानती और उससे पूछती है कि क्या वो ये नहीं जानना चाहता कि उसका मुकाबला किससे होगा। एड के चेहरे पर डर और पसीना छा जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे भी फाइट करनी पड़ेगी। असल में गेम की कहानी में इस समय तक एड रॉथ टेलर को एक्सपेल कर दिया गया था, लेकिन एड ने ऐसा नहीं होने दिया। अब उसे भी फाइट करनी होगी। एड डर के साथ लिस्ट देखता है जो जेनिका ने पकड़ी होती है, ये पता लगाने के लिए कि उसका मुकाबला किससे होगा। उधर रिंग में टेलर सीना ठोक कर खड़ा होता है और कहता है कि वो पूरी जान से लड़ेगा। एड को अब ये सब भूल जाता है। अब उसका फैन बॉय मोड ऑन हो चुका है। वो सोचता है कि सामने वाला कोई भी हो, अभी तो उसे सिर्फ टेलर की फाइट देखनी है। टेलर और एड का कनेक्शन गहरा है, भले ही टेलर को इसका पता ना हो, लेकिन एड ने उसी के किरदार में गेम खेला है। गेम के दौरान एड ने कई बार हार का सामना किया, कई बार गेम ओवर आया, लेकिन हर बार उसने प्ले अगेन चुना। वो सब रूट्स खेल चुका है, खराब एंडिंग से लेकर सच्चे एंडिंग्स तक। टेलर हर बार संघर्ष करता था, जख्मी होता था, लेकिन कभी हार नहीं मानता था। अब इस नए जीवन में एड और टेलर अलग हो चुके हैं। अब एड को खुद को बचाना होगा, लेकिन फिर भी वो दिल से टेलर की कामयाबी की दुआ करता है, ताकि कहानी कंट्रोल में रहे और उसका भविष्य शांति से गुजरे। टेलर की फाइट शुरू होने की सोच से एड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक स्पीकर पर अनाउंसर बार बार चिल्ला रहा होता है, लूसी मेरिल को तुरंत इरीना में बुलाया जाता है। एड इधर उधर देखता है, लेकिन लूसी कहीं नजर नहीं आती। तभी वो देखता है कि लूसी बैकअप पोडियम के नीचे सो रही है। जब आवाज उस तक पहुंचती है तो वो जम्हाई लेती है और आराम से खड़ी होती है। लूसी धीरे धीरे रिंग की ओर बढ़ती है। इस बार की फाइट है लूसी मेरिल वर्सेस टेलर मैक्लोर। एड को पूरी कहानी पता है। टेलर एक ऐसा किरदार है जो तलवारबाज बनने के लिए जन्मा है, लेकिन उसने कभी तलवार नहीं चलाई। पहली ही बार जब वो तलवार उठाता है, वो लूसी की जादुई बिजली को काट देता है। लूसी हैरान रह जाती है और जवाब में वो इंटरमीडिएट लेवल की मैजिक मार देती है, जो कि रूल्स के खिलाफ है, इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और टेलर पहली बार लूसी को हराता है। अब रियल टाइम में फाइट शुरू होती है। टेलर ब्रॉस नकल पहनकर लूसी पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी लूसी एक झटके में उसे नीचे गिरा देती है। पूरा क्राउड चुप हो जाता है, लेकिन एड अब भी उम्मीद में है। उसका हाथ मुट्ठी में बंधा है। लूसी फिर से जम्हाई लेती है, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं। लोग सोचते हैं कि टेलर ने एक मैजिशियन पर खाली हाथ अटैक करके बेवकूफ़ी की है। वो सब मान लेते हैं कि वो एक नाकाम स्टूडेंट है। टेलर की हालत खराब है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वो फिर खड़ा होता है। एड अंदर से बहुत एक्साइटेड होता है टेलर के उठने से। तभी टेलर तेजी से दौड़ते हुए लूसी की तरफ बढ़ता है और उसका नाम चिल्लाता है, लूसी। चौंक कर पीछे देखती है। एड की मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है
अब वो उम्मीद करता है कि लूसी फिर से लाइटनिंग मैजिक यूज करेगी ताकि कहानी प्लान के मुताबिक चले। लेकिन अफसोस, चीजें वैसे नहीं होती। एड हैरानी और झटके में देखता है कि लूसी ने जवाबी हमला किया एक हरे रंग की रोशनी की गेंद के साथ, जिसने टेलर का हमला तुरंत रोक दिया। वो जादू एक भेड़िए के चेहरे में बदल जाता है, जो जंगल की मास्टर मराल्डा जैसा दिखता है। वो शक्तिशाली जादू टेलर को हरे और सफेद घूमते तूफान में उड़ा देता है। टेलर हवा में उछलता है और ऑडिटोरियम की दीवार से टकराता है, फिर एक खंभे से टकराकर जमीन पर गिरता है इतनी जोर से कि पत्थर टूट जाता है। जैसे एड ने अनुमान लगाया था, लूसी ने जादू से जवाब दिया, लेकिन उसने बिजली का जादू नहीं बल्कि हवा का इस्तेमाल किया। उसकी आंखों में बैंगनी चमक थी और वो गुस्से से टेलर की गिरी हुई बॉडी को घूर रही थी। टेलर ने उसे हराने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हार गया। लूसी मेरिल को विजेता घोषित किया गया और पूरा ऑडिटोरियम उसकी जय जयकार में गूंज उठा। लेकिन एड अभी भी हैरान था। टेलर, जो कि कहानी का हीरो है, अपनी पहली बड़ी लड़ाई हार चुका था। घोषक ने पुष्टि की कि विजेता लूसी मेरिल है। पहली वर्ष की टॉप स्टूडेंट की जीत पर सभी छात्र खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन एड को यकीन ही नहीं हो रहा। वह टेलर की टूटी हुई बॉडी को देखता रहता है, हैरान और निराश। यह लड़ाई हीरो की आत्मविश्वास वाली पहली जीत होनी चाहिए थी, लेकिन अब कहानी की दिशा बदल रही है। दिल टूटे एड देखता है कि टेलर चुपचाप हार के साथ रिंग से बाहर जा रहा है। एड तुरंत समझ जाता है कि यह स्थिति गंभीर है और अब वो हीरो को अकेला नहीं छोड़ सकता। लूसी ने हवा के आत्मा वाले जादू से टेलर को हराया था, जो एक विशेष आत्मा मिराल्डा से जुड़ा हुआ था। ये जादू अपने आप ही अचानक हमलों से सुरक्षा देता है। ये बहुत शक्तिशाली है और एड समझ जाता है कि क्योंकि लूसी ने जंगल में उसके टेंट में समय बिताया, उसने मेराल्डा से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो असल कहानी में नहीं होना चाहिए था। अब अगले मुकाबले की घोषणा होती है। एड बनाम राजकुमारी फियोनिया एलियास सीएल। फियोनिया रिंग की ओर बढ़ रही है और एड से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन एड उसकी तरफ देखे बिना ही भागता है। असली कहानी में हीरो को लूसी से जीतना चाहिए था ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े, लेकिन एड की मौजूदगी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। एड को पछतावा होता है और वह भागता है टेलर के पीछे, जो हार के बाद झुके हुए कंधों के साथ जा रहा है। एड नहीं जानता कि उसकी बातों का कोई असर होगा या नहीं, लेकिन वह कोशिश करता है। वह टेलर को हिम्मत देता है, कहता है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और इसमें शर्म की कोई बात नहीं। वह जोश से चिल्लाता है, उसका चेहरा तक बैंगनी पड़ जाता है। एड ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो कोई देवदूत है, बल्कि क्योंकि अगर हीरो हार मान गया तो आखिर में एड को ही वो सब ठीक करना पड़ेगा जो टेलर को करना था। इसलिए वो हीरो को टॉक्सिक पॉजिटिविटी से भर देता है और कहता है कि गर्व से, चलो तुमने अच्छा किया। एड जानता है कि अभी और मुसीबतें आएंगी, लेकिन उन्हें झेलने वाला वो नहीं बल्कि टेलर है। इधर कहानी हमें फियोनिया की बैक स्टोरी दिखाती है। सबसे पहले सम्राट कोल ने उसकी इनसाइट शक्ति को पहचाना और कहा कि यह भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन वो गलत था। राजघराने की जिंदगी साजिशों से भरी होती है। फियोनिया ने खुद को बचाने के लिए ये शक्ति खुद विकसित की थी। वो जानती थी कि दरबार के लोग झूठे और लालची हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे रहती थी जैसे उसे कुछ पता नहीं। अब वर्तमान में वह एड के सामने खड़ी है। एड उससे कहता है कि वह उसे हल्के में ले और वो भी वही कहती है। मुकाबले की तैयारी चल रही है। बाकी छात्र एड को लेकर बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो टेलर को चढ़ाने के लिए दौड़ रहा था ताकि अच्छा दिख सके। कुछ को लगता है कि वो शुरुआत से ही ऐसा था, एक लड़का जो अपने जूनियर्स को नीचा दिखाता था। फियोनिया अपनी आंखें बंद करके सोचती है और महसूस करती है कि शायद ये बातें सच हैं।